यूं तो अकेले गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया का जीवन चक्र। दैट मीन्स आज की इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही बेहतरीन क्लास है, जिसमें हम मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पढ़ेंगे। एकदम डिटेल से एक एक लाइन समझेंगे और एकदम सरल तरीके से। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मलेरिया रोग होता है वो उत्पन्न किसके कारण होता है, कौन जिम्मेदार है मलेरिया रोग उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि पिछली क्लास में क्या हुआ था कि जो हमारा मोबाइल था वो ऑफ हो गया था, जिस वजह से लेक्चर को पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। इस क्लास में हम पूरा कर देंगे जो बचा कुचा है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रोग क्या है। रोग, तो रोग का नाम है मलेरिया। मलेरिया, ठीक है, रोग का नाम क्या है, मलेरिया। अब बात करते हैं कि जो मलेरिया रोग होता है ये उत्पन्न कैसे होता है, इसका पैथोजन यानी कि रोगजनक या फिर कह सकते हैं कि रोग कारक कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं इसके पैथोजेंस की यानी कि रोगजनक की बात करते हैं, रोगजनक, तो रोगजनक यानी कि पैथोजन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस इसका कौन सा है, तो पैथोजन इसका प्लाज्मोडियम है। क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, अब देखो प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम की बहुत सारी जातियां पाई जाती है। मुख्य रूप से 3 जाति प्लाज्मोडियम की ऐसी है जो मलेरिया रोग को उत्पन्न करती है। ठीक है, कौन कौन सी 3 जाति उसको बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो आता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और तीसरा जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। कौन कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तीसरा जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, अब ये जो 3 जीनस है प्लाज्मोडियम का, ये मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जो मलेरिया रोग होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, उसकी बात कर लेते हैं। यानी कि हम बात करते हैं कि इसका वाहक कौन है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वाहक की, यानी कि अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, मलेरिया रोग का वेक्टर कौन सा है, तो भैया मादा एनाफ्लिज, मच्छर जो होता है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है। देखो यहां पर मादा है, वास्तविक जिंदगी में भी महिलाएं खून चूसती हैं और मच्छर भी खून चूसता है, वो भी फीमेल जो होता है वो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो जो मच्छर है वो मादा एनाफ्लिज, मादा एनाफ्लिज। ठीक है, मच्छर, ये मच्छर जो होता है वो गंदे स्थान पर यानी कि कूड़ा करकट जहां पर होता है वहां पर गंदे पानी में पनपता है। ठीक है, ये मादा एनाफ्लिज जो मच्छर होता है वो मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि मलेरिया रोग हुआ है, लक्षण क्या होते हैं इसकी। जैसे आज बुखार हो गया ठंड लग करके, अब इसके 3 दिन के बाद बुखार होगा, लगातार नहीं होगा, 3 दिन के बाद बुखार होगा। और क्या होगा, यहां पर शरीर में जितने भी जोड़ होते हैं आपके, ठीक है, जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं सब में पेन होता है, सब में दर्द होता है, शरीर में थोड़ा सा भी ताकत नहीं रह जाता मलेरिया रोग में। अब अगर हम बेटा बात करते हैं कि जो मलेरिया का जीवन चक्र होता है वो कितने दिन का होता है, तो मलेरिया का जो जीवन चक्र होता है वो मात्र 14 दिन का होता है और 14 दिन तक इसका असर रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मलेरिया के जीवन चक्र की, यानी कि हम बात करेंगे मलेरिया रोग जिस कारक से उत्पन्न होता है। जैसे कि हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको आप फटाक से नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो होता है वो कितने दिन का होता है, कैसे चलता है और किन किन लोगों के अंदर वो पूरा होता है। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे बेटा,
थोड़ा सा इंक डाल लूं मार्कर में। देखो जैसे कि एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कुछ इस प्रकार से दिया गया है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसी को मैं एक अलग तरीके से समझाने वाला हूं, बहुत ही इजी वे में, ठीक। चलिए अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पढ़ना क्या है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, यानी कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पढ़ना है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, यानी कि हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को हम पढ़ेंगे, बात समझ में आई। देखो अब अगर हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो है क्या, तो प्लाज्मोडियम है वो मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया रोग को उत्पन्न करने वाला एक पैरासाइट, परजीवी है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र होता है वो किन किन लोगों के अंदर पूरा होता है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो मलेरिया का रोग उत्पन्न करता है प्लाज्मोडियम, ये द्विपोषधी होता है। क्या होता है, द्विपोषधी होता है। दैट मीन्स इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पहली पॉइंट ये हो जाएगी कि जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम ये द्विपोषधी होता है, द्विपोषधी, यानी कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल कंप्लीट विद इन 2 होस्ट, यानी कि जीवन चक्र इसका 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। होस्ट मतलब क्या होता है, मेजबान होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेजबान और मेहमान में अंतर क्या होता है, मेजबान का मतलब ये होता है कि जिसके घर मेहमान आए, ठीक है, वो मेजबान होता है। जैसे कि आप हमारे घर आ रहे हैं तो हम मेजबान हो गए और आप मेहमान हो गए, ठीक उसी प्रकार से प्लाज्मोडियम भी मेहमान है। क्या है, मेहमान है, गेस्ट है, और जिसके अंदर ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा वो क्या है, वो होस्ट है, यानी कि मेजबान है। तो अगर हम बात करते हैं इसका प्राथमिक मेजबान कौन सा है, प्राथमिक मेजबान यानी कि प्राइमरी होस्ट कौन सा है, सबसे पहले ये अपना लाइफ साइकिल कहां पर पूरा करता है। देखो अगर हम बात करते हैं इसके प्राइमरी होस्ट की, प्राइमरी होस्ट यानी कि बात करते हैं प्राथमिक पोषद या मेहमान या मेजबान, तो इसका प्राथमिक पोषद या मेजबान जो होता है वो होता है फीमेल एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मादा एनाफिलिस मच्छर, ठीक है। अब देखो मादा एनाफिलिस मच्छर के अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है वो किस प्रकार के लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, किस प्रकार के जीवन चक्र को दर्शाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये मॉस्किटो के अंदर जो रिप्रोडक्शन करता है, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जनन की जो प्रकार होती है जिसके द्वारा इसकी संख्या बढ़ती है, तो वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर लैंगिक जनन करता है, लैंगिक जनन करता है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका दूसरा होस्ट कौन सा है, सेकेंडरी होस्ट किसको कहेंगे हम, द्वितीयक मेजबान किसको कहेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं द्वितीयक मेजबान की, यानी कि सेकेंडरी होस्ट, यानी कि द्वितीयक पोषद या हम इसको कहते हैं मेजबान, द्वितीयक मेजबान। द्वितीयक मेजबान की बात करते हैं तो भैया द्वितीयक मेजबान हम और आप हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेकेंडरी होस्ट होते हैं प्लाज्मोडियम के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी होस्ट, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन। अब ह्यूमन के अंदर किस प्रकार का वो रिप्रोडक्शन प्रेजेंट करता है, देखो ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मोडियम वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन
इसमें दर्शाता है। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन प्रकार का जनन दर्शाता है प्लाज्मोडियम मनुष्य के अंदर। बात समझ में आई इतनी? ये दो मेन पॉइंट है जो आपको शुरुआत में ये बता देंगे एग्जामिनर कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सॉलिड तरीके से पढ़ा है। ठीक है, अब आगे की अगर हम बात करते हैं कि लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होती है वो कितने स्टेप में होती है, तो भैया प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है 9 से 10 स्टेप में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक वैसे ओरली में बताता हूं आपको क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज, वो हमको काटता है। तो काटने के दौरान क्या करता है कि मच्छर के लार्वा में स्पोरोजोइड पाया जाता है, जो कि प्लाज्मोडियम का लार्वा होता है। तो मच्छर के काटने के बाद जो प्लाज्मोडियम का लार्वा स्पोरोजोइड होता है वो हमारे ब्लड सेल के साथ, ब्लड के साथ क्या होते हैं, लीवर में आ जाते हैं। ठीक है, लीवर यानी कि यकृत में आ जाते हैं। ठीक है, यकृत में आने के बाद वो क्या करते हैं, वो यकृत को इन्फेक्टेड यानी कि संक्रमित कर देते हैं और उसके अंदर करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। बात समझ में आई? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को ये दर्शाएंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये अलैंगिक जनन दर्शाते हैं तो संख्या में उसकी वृद्धि होती है। जब संख्या में वृद्धि होगी तो लीवर की जो कोशिकाएं होती है वो फट जाती है। अचानक से लीवर की कोशिका क्या होती है, फट जाती है। जैसे ही लीवर की कोशिका फटती है, ठीक है, जैसे ही लीवर की सेल्स रप्चर्ड होती है तो मीरोजोइड जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, मीरोजोइड बाहर आ जाते हैं। अब ये जो मीरोजोइड होते हैं वो एंटर कर जाते हैं हमारे आरबीसी के अंदर, यानी कि मीरोजोइड जो होता है वो हमारे लाल रुधिर कणिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब ये लाल रुधिर कणिका के अंदर प्रवेश करेगा तो करेगा क्या, वहां पर प्रवेश करने के बाद ये फिर से कर देता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्ट, यानी कि अलैंगिक जनन पुनः से चालू हो जाएगा। जैसे ही अलैंगिक जनन समाप्त होगा तो आरबीसी की जो सेल होगी वो भी फट जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जैसे ही आरबीसी की जो सेल होती है वो रप्चर्ड या डैमेज होती है तो हीमोजोइड नाम का एक केमिकल निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, हीमोजोइड नाम का एक केमिकल निकलता है और वो केमिकल जिम्मेदार होता है बुखार को उत्पन्न करने के लिए। अब मान लो कि हमें क्या हुआ, मलेरिया हो गया, हमें बुखार हो रहा है और उसी समय क्या हुआ कि एक मादा एनाफिलीज जो होती है वो आकर के हमें काट लेती है। तो हमारे अंदर तो है ही मलेरिया का पैरासाइट, तो क्या हो जाएगा, उस मच्छर के अंदर भी जो होता है वो चला जाता है गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट जो होते हैं प्लाज्मोडियम के वो चले जाते हैं मच्छर के अंदर। अब मच्छर करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो गैमेटोफाइट जब चले गए यानी कि मेल और फीमेल युग्मक जब उसके अंदर चले गए तो वो कर लेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया कर लेंगे। जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया पूरी हुई तो वो बन जाएगा जाइगोट, यानी कि वापस से बन जाएगा वो स्पोरोजोइड। अब ये स्पोरोजोइड क्या होता है, आ जाता है मच्छर के लार्वल फॉर्म में, मतलब मच्छर के लार्वा में आ जाता है। अब मच्छर के जब लार्वा में आ जाएगा तो जब मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो वापस से वही साइकिल शुरू हो जाएगा मलेरिया का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, लिख करके समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, मादा एनाफिलीज ने काटा, ठीक है, इंजेक्ट किया स्पोरोजोइड बाय द बाइट। ठीक है, तो हम कहते हैं एनाफिलीज इंजेक्ट एनाफिलीज इंजेक्ट स्पोरोजोइड वाया बाइट। ठीक है, मच्छर के काटने से स्पोरोजोइड प्रवेश करके, ठीक है, किसमें, शरीर में। ठीक है, एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर के काटने से स्पोरोजोइड
प्रवेश कर जाता है। ठीक है, कहां पर प्रवेश करता है भैया? स्पोरोजोइड जो होता है वो इंटर करता है लीवर सेल के अंदर। ठीक है, कहां पर? ये प्रवेश करता है लीवर सेल के अंदर, इंटर्स इनटू द लीवर सेल, यकृत कोशिका में स्पोरोजोइड प्रवेश कर जाता है। उसके बाद क्या होता है भैया? जब यकृत कोशिका में स्पोरोजोइड प्रवेश कर लेगा तो क्या होगा? लीवर सेल जो होता है वो संक्रमित हो जाता है, लीवर की जो कोशिकाएं होती है वो संक्रमित हो जाती है। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कौन करेगा? ये स्पोरोजोइड जो होता है वो लीवर सेल के अंदर क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि अलैंगिक जनन करता है। बात समझ में आई? अलैंगिक जनन करेगा। अब अलैंगिक जनन करता है तो उसके बाद संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ने के बाद क्या होती है? लीवर सेल जो होती है वो ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है और मीरोजोइड बाहर आ जाते हैं। तो अब क्या होगा? यहां पर लीवर सेल ब्रस्ट एंड मीरोजोइड रिलीज, बाहर आ जाते हैं। यकृत कोशिका फट जाती है और मीरोजोइड्स मुक्त होते हैं। मीरोजोइड्स क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। आप समझ में? अब मीरोजोइड्स मुक्त हो गए, अब ये मीरोजोइड्स क्या करेंगे? आरबीसी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि अब हम लिखेंगे मीरोजोइड्स इंटर आरबीसी, यानी कि मीरोजोइड आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं। मीरोजोइड आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं। मीरोजोइड क्या होता है? आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं। देखो, अब जब ये आरबीसी में प्रवेश कर जाएंगे तो पूरी तरह से जो मनुष्य होगा वो संक्रमित हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा? इसी समय जैसे ही आरबीसी में मीरोजोइड प्रवेश किया, इसी समय आकर के कोई मच्छर ने आपको काट लिया, थोड़ा सा ब्लड उसने चूस लिया आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होगा? ब्लड चूसा, तो यहां पर दो चीजें होंगी। अब यहां से क्या होगा? लाइफ साइकिल मच्छर के अंदर भी चलना शुरू हो जाएगा और आपके ब्लड के अंदर जो चल रहा है वो तो चलेगा ही। तो क्या होगा? ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी। ठीक है, अलैंगिक जनन आरबीसी के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस्किटो, मच्छर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन होगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन आरबीसी में। ठीक है, तो हम लिखेंगे आरबीसी में अलैंगिक जनन। ठीक है, आरबीसी में क्या होगा? अलैंगिक जनन होगा। मच्छर में लैंगिक जनन, मच्छर में लैंगिक जनन। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अब मच्छर ने जो शक किया है, जो चूसा है, उसको क्या चूसा है? उसने चूसा है गैमेटोफाइट को। ठीक है, उसने गैमेटोफाइट को शक किया है ड्यूरिंग द बाइट, काटने के समय गैमेटोफाइट को उसने शक किया, युग्मक को, उद्भिद कोशिका को उन्होंने क्या किया है? शक किया है। तो ये मच्छर ने क्या किया है? गैमेटोफाइट टेक ऑफ, गैमेटोफाइट को ले लिया है ड्यूरिंग द बाइटिंग या बाय द बाइटिंग। ठीक है, तो गैमेटोफाइट टेक ऑफ बाय बाइटिंग ऑफ
मॉस्क्यूटो। एक मिनट चेक करना तो मुझे नीचे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं ना, ये वाला दिखा जाए। यहां पर लिखूंगा मैं गैमेटोफाइट, सीधा से लिखता हूं, गैमेटोफाइट टेक अप बाय द बाइटिंग, काटने के दौरान। ठीक है, काटने के दौरान गैमेटोफाइट जो होता है वो प्रवेश कर जाता है मच्छर के अंदर। और यहां पर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भैया आरबीसी में। आरबीसी सेल क्या होती है, रप्चर्ड हो जाती है। आरबीसी क्या हो जाएगा, आरबीसी रप्चर्ड यानी कि फट जाएगी। ठीक है, आरबीसी क्या हो जाएगा, फट जाएगा। जैसे ही आरबीसी फटती है तो यहां से एक केमिकल निकलता है। ठीक है, यहां से क्या निकलता है, एक केमिकल निकलता है, इसको हम कहते हैं हीमोज्वाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, हीमोजाइन। ठीक है, हीमोजाइन के नाम से जानते हैं, हीमोजाइन के नाम से जानते हैं। अब ये जो हीमोजाइन केमिकल होता है वो जिम्मेदार होता है फीवर यानी कि बुखार के लिए। फीवर यानी कि बुखार के लिए। बात समझ में आई? चलो आगे बात करते हैं। गैमेटोफाइट मच्छर के द्वारा ले लिया गया। ठीक है, अब गैमेटोफाइट में क्या होता है, मेल और फीमेल होता है। ठीक है, चलो ये मेल वाला मान लो और ये फीमेल वाला मान लो। ठीक है, इसको मान लो भाई मेल वाला है, इसको मान लो ये फीमेल वाला है। अब ये मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया हो गई। अब जैसे ही ये दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। इस प्रकार से ये जाइगोट बन गया, ये जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट होता है वो कहलाता क्या है, इस जाइगोट को हम कहते हैं स्पोरोजोइट। इसका नाम क्या होता है, स्पोरोजोइट्स। इसका नाम हो जाता है, इस जाइगोट का नाम क्या है, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट। ठीक है, स्पोरोजोइट हिंदी में इंग्लिश में दोनों एक ही नाम है। अब स्पोरोजोइट जो होता है वो स्लैवरी ग्लैंड में आ जाता है, यानी कि स्पोरोजोइट जो होता है वो मच्छर के लार ग्रंथि में आ जाती है। ठीक है, स्पोरोजोइट हैव स्लैवरी ग्लैंड। ठीक है, स्पोरोजोइट स्लैवरी ग्लैंड में आ जाती है। स्पोरोजोइट हैव सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि स्पोरोजोइट लार ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब जब मच्छर के लार ग्रंथि में या लार में स्पोरोजोइट आ गया, अब ये स्पोरोजोइट वाला मच्छर, जिसमें मच्छर के अंदर स्पोरोजोइट है, अब ये मच्छर अगर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, ठीक है, ये मच्छर क्या करता है, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो क्या होगा, वहां पर फिर से इंफेक्शन होगा, स्पोरोजोइट प्रवेश करेगा, लीवर सेल इंफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा लीवर की कोशिका, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लीवर की कोशिका फटेगी, मीरोजोइट बाहर निकलेगा, आरबीसी के अंदर जाएगा, आरबीसी को मच्छर चूसेगा, उसके अंदर मीरोजोइट गैमेटोफाइट जाएगा और मीरोजोइट गैमेटोफाइट आरबीसी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद यानी कि अलैंगिक जनन के बाद आरबीसी कोशिका फट जाएगी, हीमोजाइन नाम का केमिकल निकलेगा जिससे बुखार होता है और गैमेटोफाइट आपस में निषेचित होंगे यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से स्पोरोजाइट जाइगोट बनेगा और ये स्पोरोजाइट मच्छर के लार्वा में आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो एक स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा और स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा और इस प्रकार से पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, और एनसीईआरटी वाला जो है वो सेम टू सेम यही बातें कहता है जो कि मैंने यहां पर डायग्राम लगा दिया है। ठीक है,
चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। याद रखना ऊंची मुकाम के लिए ऊंची उड़ान की जरूरत होती है।